गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा वीडियो है भारत के संविधान की संघीय विशेषताएं। पिछले वीडियो में मैंने आपको भारत के संविधान में जो संघीय प्रावधान है उसके बारे में बताने का प्रयास किया था। जैसा कि आपको विदित है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। चूँकि भारत देश बहुत विशाल राष्ट्र है, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता वाला राष्ट्र है, इसलिए संपूर्ण राष्ट्र की शासन व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा संचालित करने में कोई परेशानी या कठिनाई ना हो, इसलिए भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया था। और ये विभाजन इसलिए किया गया ताकि भारत देश की शासन व्यवस्था का संचालन अच्छे से हो सके। इसलिए भारत के संविधान में संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें ये प्रावधान किया गया है कि भारत की शासन व्यवस्था का संचालन ठीक से हो सके, इसलिए केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसी क्रम में हमारा आज का वीडियो है कि भारत के संविधान की संघीय विशेषताएं कौन कौन सी है, फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से हैं। इस संदर्भ में भारत के संविधान की जो संघीय विशेषता है, यानी भारत के संविधान का स्वरूप संघात्मक है। नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ फेडरलिज्म, यानी संविधान का स्वरूप संघात्मक है। इसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। भारतीय संविधान की संघीय विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहला है द्वैध राज पद्धति या दोहरी सरकार, जिसको इंग्लिश में ड्यूअल गवर्नमेंट कहा जाता है, दोहरी सरकार कहा जाता है। अर्थात राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सरकार संविधान में संघ स्तर पर, केंद्र एवं राज्य स्तर पर राज पद्धति को अपनाया गया है। प्रत्येक को संविधान द्वारा क्रमशः अपने क्षेत्रों में संप्रभु शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। इसका तात्पर्य यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया गया है, उस विभाजन के तहत दोनों सरकारों को संप्रभु शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। हालांकि संकट काल में राज्य सूची में उल्लेखित विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार केंद्र सरकार को हो जाता है, फिर भी सामान्य परिस्थितियों में संघ सूची जिसमें 97 विषय हैं, राज्य सूची जिसमें वर्तमान में 62 विषय हैं और समवर्ती सूची जिसमें वर्तमान में 52 विषय हैं, को अपने अपने क्षेत्रों में कानून निर्माण के लिए संप्रभु शक्तियां प्रदान की गई हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के मामले या विषय जैसे रक्षा, विदेश, मुद्रा, संचार आदि को देखती है। इसी प्रकार राज्य सरकार क्षेत्रीय एवं स्थानीय महत्व के मुद्दों को देखती है, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, कृषि, सिंचाई, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन आदि। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। जो महत्वपूर्ण विषय हैं, जैसे रक्षा मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, मनी, कम्युनिकेशन इत्यादि पर कानून निर्माण केंद्र सरकार करती है और ये सारे विषय राष्ट्रीय महत्व के होते हैं, नेशनल इम्पोर्टेंस के होते हैं। दूसरी तरफ जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, पब्लिक सिस्टम, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, हेल्थ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इन पर कानून निर्माण का अधिकार राज्य सरकार करती है।
इसलिए भारत के संविधान में दोहरी सरकार की स्थापना की गई है, जो संघीय व्यवस्था की विशेषता को परिलक्षित करती है। दूसरा है शक्तियों का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर। भारत के संविधान में भी विश्व के अन्य संविधानों की तरह केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसमें 7वीं अनुसूची में केंद्र, राज्य एवं दोनों से संबंधित सूची निहित है। यानी 7वीं अनुसूची में पहले संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। उसमें से जो 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ सूची में 97 विषय हैं जिस पर संघीय संसद को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। राज्य सूची में 61 विषय हैं, मूलतः 66 थे जो साधारणतया राज्यों की व्यवस्थापिका के अधिकार में है। इसी प्रकार समवर्ती सूची में 52 विषय मूलतः 47 थे जिन पर केंद्र और राज्य दोनों को क्षेत्राधिकार है। टकराव की स्थिति में केंद्र की विधि प्रभावी होगी। अवशेष विषय अर्थात जो किसी भी सूची में नहीं है केंद्र को दिए गए हैं। तो भारत के संविधान की जो दूसरी संघीय विशेषता है वो यह है कि हमारे यहाँ 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है और ये अपेक्षा की जाती है कि जिस सूची पर जिसको कानून निर्माण का अधिकार है वो ही उस पर कानून निर्माण करे, उसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करे। इसलिए संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में 61 विषय हैं, मूल रूप से 66 थे। इनमें से 5 विषय कम कर दिए गए और उनको राज्य सूची में जोड़ दिया गया, समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया, जिसका विस्तार से मैं आगे बताऊंगा। इसी प्रकार समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं जिन पर कानून निर्माण का अधिकार दोनों सरकारों को है। लेकिन जैसा कि आपको विदित है, पूर्व में भी मैंने आपको बताया था कि समवर्ती सूची के किसी विषय को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के बीच अगर टकराव हो जाता है तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार का निर्णय मान्य होता है। इस प्रकार केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से भी भारत के संविधान की संघीय विशेषता परिलक्षित होती है। तीसरा है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रमुख विशेषता भी है कि भारत का संविधान अक्षर से लिखा हुआ संविधान है और हमारा संविधान न केवल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है बल्कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी है। इसमें मूलतः एक प्रस्तावना, एक प्रीएम्बल, 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स थी। वर्तमान में इसमें 448 आर्टिकल्स, 25 पार्ट्स और 12 अनुसूचियां हैं। इसमें केंद्र एवं राज्य सरकारों की शक्तियां एवं उसके प्रयोग की विस्तृत विवेचना की गई है। अतः यह दोनों के मध्य गलतफहमी और असहमति को उत्पन्न नहीं होने देता। इसका तात्पर्य है कि चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों इस बात के लिए बाध्य हैं कि संविधान में जो लिखित प्रावधान है उनके किसी भी रूप में उनके विपरीत कोई कार्य नहीं करना चाहिए, उनके खिलाफ कोई कार्य नहीं होना चाहिए। लिखित प्रावधानों के अनुसार ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार कार्य करने के लिए बाध्य हैं। ये भी भारत के संविधान की संघीय विशेषता को परिलक्षित करता है, भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं को दर्शाता है। चौथी विशेषता है
संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसका तात्पर्य होता है कि भारतीय संविधान इस देश का सर्वोच्च कानून है। इसके प्रावधान सभी सरकारों पर बाध्यकारी हैं और केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा इनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। संविधान के इन प्रावधानों के विरुद्ध किसी प्रकार के कानून का निर्माण संभव नहीं है। भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल व अन्य प्रमुख पदाधिकारियों द्वारा संविधान के अनुसार कार्य करने की शपथ ली जाती है, ओथ ली जाती है। संक्षेप में, इस देश में कोई भी शक्ति संविधान के ऊपर नहीं है। तो सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मायने यह हैं कि चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, किसी भी रूप में संविधान का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। उनके द्वारा किसी भी रूप में संविधान की अवहेलना नहीं की जा सकती और संविधान के इन प्रावधानों के विरुद्ध किसी भी प्रकार के कानून का निर्माण संभव नहीं है। यानी संविधान सर्वोपरि है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून है और इसके प्रावधानों के अनुसार ही दोनों सरकारें कार्य करने के लिए बाध्य हैं। और जैसा कि आपको विदित है, इंडिया का चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे स्टेट्स के गवर्नर हों, चाहे अन्य पदाधिकारी हों, जब वे पद ग्रहण करते हैं तो संविधान के अनुसार कार्य करने की ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। इसलिए कोई भी सरकार या कोई भी पदाधिकारी संविधान से ऊपर नहीं है। सबको संविधान के दायरे में कार्य करने के लिए बाध्य किया गया है, जो कि भारत के संविधान की संघीय विशेषताओं को दर्शाता है। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों को बाध्य किया गया है कि उनके द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाए जिससे संविधान की अवहेलना होती हो, संविधान की पालना नहीं होती हो। नेक्स्ट है 5वीं विशेषता, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, कठोर संविधान। संविधान को संशोधन प्रक्रिया के रूप में कठोर संविधान भी भारत के संविधान की मुख्य विशेषता रही है। और भारत के संविधान की विशेषताओं में ये भी बताया गया है कि भारत का संविधान लचीला और कठोर दोनों का समन्वय है। कुछ प्रावधान ऐसे हैं भारत के संविधान में जो साधारण बहुमत से संशोधित हो जाते हैं। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जो 2/3 बहुमत से होते हैं और कुछ प्रावधान ऐसे होते हैं जो संसद में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की भी स्वीकृति उसमें लेनी होती है, जिसका प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है। तो इसमें संघात्मक व्यवस्था को इस रूप में परिलक्षित किया गया है कि संविधान के कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें संशोधन करने के लिए राज्यों की भी सहमति होती है। इसलिए चूँकि संविधान में संशोधन करते समय राज्यों की सहमति भी होनी चाहिए, इसलिए संविधान का स्वरूप संघात्मक है। यानी कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें बिना राज्यों की सहमति के संशोधन नहीं हो सकता। इसलिए भी भारत का संविधान संघात्मक स्वरूप वाला संविधान है। यानी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की नेचर फेडरल है, संघात्मक है। छठा है स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय या स्वतंत्र न्यायपालिका। तो चूँकि संविधान के रक्षक के रूप में भारत के संविधान द्वारा स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है। जैसा कि आपको विदित है, मैंने आपको मूल अधिकारों के संदर्भ में भी बताया था कि भारत में
स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय है और भारत के संविधान के द्वारा संविधान की रक्षा के रूप में एक उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जिसका मुख्य काम होता है संविधान की रक्षा करना, नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करना। संविधान के द्वारा एक सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों में उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है, जिन्हें संघीय संसद या राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा पारित किसी भी ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार है जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध हो। न्यायालय की यह व्यवस्था संघात्मक शासन के पूर्णतया अनुकूल है। इसका तात्पर्य यह होता है कि अगर संसद ने ऐसा कोई कानून बनाया है या राज्यों के विधानमंडलों ने ऐसा कोई कानून बनाया है जो असंवैधानिक है या जिससे संविधान का उल्लंघन होता है, तो भारत में उच्चतम न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वह ऐसे उन समस्त कानूनों को असंवैधानिक या अवैधानिक घोषित कर सकता है जो संविधान के प्रतिकूल है। इसलिए भी भारत का संविधान संघात्मक स्वरूप वाला संविधान है, क्योंकि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालयों की व्यवस्था की गई है, जो संविधान और राज्य की व्यवस्थापिका द्वारा पारित कानूनों की संवैधानिकता की जांच करता है और असंवैधानिक होने पर उन्हें अवैध घोषित कर सकता है। इसलिए भी भारत का संविधान संघात्मक शासन व्यवस्था वाला संविधान है। सातवीं विशेषता है द्विसदनीय व्यवस्था। इसका तात्पर्य होता है कि संविधान में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना की है। उच्च सदन को राज्यसभा कहा जाता है और निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। राज्यसभा यद्यपि कम शक्तिशाली है, फिर भी केंद्र के अनावश्यक हस्तक्षेप से राज्यों के हितों की रक्षा करती है। तो द्विसदनीय व्यवस्थापिका से भी भारत का संविधान संघात्मक शासन के रूप में प्रतीत होता है या भारत के संविधान का स्वरूप संघात्मक सा प्रतीत होता है, क्योंकि राज्यसभा उच्च सदन है जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय संसद का उच्च सदन अर्थात राज्यसभा राज्यों का सदन है। यह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, यद्यपि यह प्रतिनिधित्व राज्यों की समानता के सिद्धांत पर आधारित न होकर जनसंख्या के आधार पर है। इसलिए भारत का संविधान का स्वरूप संघात्मक है, यानी राज्यसभा उच्च सदन है जो राज्यों का सदन कहलाता है, वह राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए भी भारत का शासन का स्वरूप, भारत के संविधान का स्वरूप संघात्मक प्रतीत होता है। संविधान के उपयुक्त प्रावधानों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान एक पूर्ण संघात्मक व्यवस्था की स्थापना करता है। इस संदर्भ में पायले ने लिखा है कि भारतीय संविधान के संघीय होने न होने पर विवाद उठाने का कोई कारण दृष्टिगत नहीं होता। संविधान संघवाद की कसौटी पर खरा उतरता है। तो ये थी हमारे संविधान की संघात्मक विशेषताएं। इसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षण के बारे में बताऊंगा। अगला वीडियो भी आप ज़रूर देखें। अगले वीडियो में ये बताएंगे कि भारत का संविधान का स्वरूप संघात्मक होते हुए भी एकात्मक अधिक लगता है, क्योंकि भारत के संविधान
में संघात्मक विशेषताओं के बावजूद एकात्मक विशेषताएं अधिक हैं, इसके बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद। आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं, मेरे चैनल पर कमेंट्स कर सकती हैं। धन्यवाद।